नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट इक्वालिटी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। सपने ये सिर्फ आंखों में पलने वाले ख्याल नहीं होते, बल्कि हर एक सपना कहता है एक कहानी कभी संघर्ष की तो कभी विश्वास की और कभी उस जज्बे की जो असंभव को भी मुमकिन बना देता है। सपने वो बीज हैं जो आपकी मेहनत और विश्वास से एक दिन तब्दील हो जाते हैं एक बड़े वृक्ष में। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है? सपनों को सच करने के लिए मेहनत के साथ चाहिए सही दिशा और सही मार्गदर्शन, और यही दिशा देता है डिकोड एग्जाम। 2025 के यूपीपीसीएस हेतु डिकोड एग्जाम लेकर आया है ऑनलाइन ऑल इन वन कोर्स यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025, जिसमें शामिल है प्रीलिम्स और मेंस का स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित गुणवत्तापूर्ण एवं एग्जाम ओरिएंटेड बाइलिंगुअल नोट्स और वीडियो लेक्चर। प्रीलिम्स और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स के वीडियो लेक्चर्स, ताकि कोर्स लेने वाले किसी विद्यार्थी को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स ना पढ़ने पड़े। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज एवं आंसर राइटिंग प्रोग्राम, टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट, सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की कक्षाएं। हमारे कोर्स में मेंस परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम चाहे कुछ भी हो, उनकी पूरी फीस उन्हें उपहार स्वरूप वापस कर दी जाएगी। इंटरव्यू में असफल विद्यार्थी यदि आगे तैयारी करना चाहेंगे तो उन्हें हमारे साथ निःशुल्क तैयारी का अवसर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम संस्थान विगत वर्षों में अपने सफल कार्यकाल में 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। याद रखिएगा, जब मेहनत सही दिशा में होती है तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। यह कोर्स आपके हर कदम पर आपका साथी है, आपके सपने को सच करने के लिए। हम यहाँ हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए। यह सिर्फ कोर्स नहीं है, बल्कि आपकी उम्मीदों, आपके संघर्षों को और आपके परिवार की प्रार्थनाओं को एक आकार देने का जरिया भी है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपए निर्धारित की गई है, परंतु पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपए की विशेष छूट उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 एवं 9506742546 पर संपर्क करें। आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं। पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण को अगर आप देखेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि मतलब हमारे चारों ओर, आवरण मतलब जो हमें घेरा हुआ है। तो हमारे चारों ओर जो भी चीजें हमें घेरी हुई है वो हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, वो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। यहाँ पर अगर हम देखें, एवरीथिंग दैट सराउंड और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज एनवायरनमेंट। एकदम साधारण भाषा में अगर मैं यहाँ पर अभी खड़ी हूँ आपके सामने और आप मुझसे पूछे कि मैम आपके पर्यावरण में क्या क्या है, तो मैं क्या बताऊंगी? मेरे पीछे स्मार्ट बोर्ड है, ऊपर पंखा है, ठीक है, सामने कैमरा है, एसी चल रही है, इसी वजह से मेरा पर्यावरण जो है अभी थोड़ा ठंडा है, ठीक है, जो वातावरण है वो ठंडा है। तो ये सब क्या है? ये मेरे पर्यावरण का हिस्सा है। ये चीज क्लियर हो गई। कोई भी चीज जो एक समय में आपको घेरे हुई है वो आपके पर्यावरण का हिस्सा है, इतनी चीज याद रखिएगा। अब बार बार इस चीज पे मैं क्यों आपको ध्यान आपका आकर्षित कर रही हूँ? प्रश्न ये बनता है कि मैम ठीक है, आपने बता दिया कि पर्यावरण मतलब जो चीज आपको घेरे हुई है वो आपके पर्यावरण का हिस्सा है, लेकिन जब पेपर में यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट किस चीज में कंफ्यूज होते हैं? जब भी उनसे बोला जाता है कि पर्यावरण क्या है या पर्यावरण में क्या क्या चीजें उपस्थित हैं आपके, तो आप खाली जो लिविंग
चीजें हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, या फिर मैं आपसे कहूं जो जैविक घटक हैं, आप उन्हीं को खाली कंसिडर करते हैं। आपको लगता है पर्यावरण का खाली हिस्सा हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है, ये लोग हैं जो कि लिविंग है, जो जिनमें जीवन है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं, हम अपने आवरण की बात करते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हमें घेरी होती है वो हमारे पर्यावरण का हिस्सा होती है। ठीक है, अगर आप एक मेट्रो स्टेशन पे खड़े हैं तो सामने जो मेट्रो है, एटीएम है, फूड कोर्ट है, वो सारी चीजें आपके पर्यावरण का हिस्सा है। अगर आप एक नेशनल पार्क में खड़े हैं तो वहां पर जितने पेड़ पौधे आपको, पक्षी दिख रहे हैं, जानवर दिख रहे हैं, सब आपके पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं यही पर्यावरण में जो जो चीजें मौजूद है वही आपके वातावरण को भी बता रही है कि कैसे है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, सामने एसी चल रहा है, तो मेरा वातावरण ठंडा है इस एसी के वजह से। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। पर्यावरण मतलब आप समझ गए ना, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमने कई बार जब भी स्टूडेंट से पूछा है कि आपके पर्यावरण में क्या क्या चीजें हैं आप मुझे बताइए, तो वो ज्यादातर पेड़ बता देते हैं, पानी बता देते हैं, या फिर जमीन बता देते हैं, या फिर जीव जंतु के नाम बता देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पर्यावरण का हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हर चीज जो आपको एक समय पे घेरी हुई है वो आपके पर्यावरण का हिस्सा है। तो वही चीज यहाँ लिखी है, पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि जो हमारे चारों ओर, और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरी हुई है, अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपके जैविक अजैविक घटक दोनों आते हैं पर्यावरण में, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों आते हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे टर्म को हम समझते हैं। अच्छा, इकोलॉजी को समझने के पहले हम क्या करेंगे, हम इकोसिस्टम को समझेंगे। ठीक है, इकोसिस्टम समझना ज्यादा जरूरी है, फिर हम इकोलॉजी समझेंगे। एक टर्म होता है आपका इकोसिस्टम। यहां पर आप देखिए अगर स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ, इकोसिस्टम जिसको कि हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि पारितंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है। तो ये एक तरीके का तंत्र है, एक तरीके का क्या है, सिस्टम है। यहाँ पर देखिए सिस्टम है जिसमें कि आपके दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। मैं दो घटक बोल रही हूँ, दो कंपोनेंट्स की बात कर रही हूँ। वो दो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एक आपके अबायोटिक कंपोनेंट होता है और एक आपका बायोटिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, बायो मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं बायो मतलब क्या होता है, जैविक मतलब क्या होता है, जो भी लिविंग है। बायो मेनली हम क्या लिविंग चीजों के लिए यूज करते हैं ना, लिविंग जीवन जहां है। तो बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो आपके लिविंग होते हैं। ठीक है, जैसे फ्लोरा फौना हो गया। ठीक है, जितने भी जीव जंतु हैं वो बायोटिक कंपोनेंट में आ गए। हम और आप भी बायोटिक कंपोनेंट में आ गए। अबायोटिक कंपोनेंट जो होता है वो आपका अजैविक कंपोनेंट होता है, जिसमें जीवन नहीं है। अजैविक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जैसे धूल हो गई, मिट्टी हो गई, कंकड़ हो गया, हवा हो गई, ये सब क्या है, ये सब अजैविक घटक है। ये चीज क्लियर हो गई। बस थोड़ा सा अभी इंट्रोडक्शन दिया है, अभी हम इसको और अच्छे से आगे क्लासिफाई करेंगे। यहां पर जब मैंने आपसे बोला सिस्टम, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट दोनों होते हैं। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न बनना चाहिए तुरंत कि मैम थोड़ी देर पहले तो आप इन्वायरमेंट भी कुछ ऐसा ही बता रही थी। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले इन्वायरमेंट की भी बात की थी कि इन्वायरमेंट में भी आपके जैविक अजैविक घटक होते हैं। अगर आप कहीं पर खड़े हैं तो आपके चारों ओर आवरण में जो भी चीजें आपको घेरी हुई हैं वो आपका इन्वायरमेंट कहलाएगा। उसमें भी जैविक अजैविक घटक होते हैं, इकोसिस्टम में भी जैविक अजैविक घटक होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो, ये प्रश्न आना चाहिए आपके दिमाग में। तो पहली चीज तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैम इन्वायरमेंट की बात करें तो आप जहां पर जिस समय खड़ी हैं उस समय आपको जो चीजें घेरी हुई हैं वो इन्वायरमेंट का हिस्सा है। इकोसिस्टम एक सिस्टम है, एक तंत्र है जिसमें कि जैविक अजैविक घटक की हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने अभी आपको नहीं बताया है। इकोसिस्टम एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, जैविक और अजैविक घटक के बीच में इंटरेक्शन होता रहता है।
तब जाके ये सिस्टम बनता है। ये जो शब्द है इंटरेक्शन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहां पर एक इंटरेक्शन हो रहा है। अब मैं अगर आपसे कहूं, एक एग्जाम्पल दूं कि मैंने एक मुट्ठी चीनी ली है, ठीक है, और एक मुट्ठी चीनी को छोटी छोटी चींटियां खा रही हैं, तो क्या ये एक पारितंत्र का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। अगर मैंने एक मुट्ठी चीनी ली है और इस चीनी को छोटी छोटी चींटियां खा रही हैं, तो क्या ये एक इकोसिस्टम होगा कि नहीं होगा? अब जो डेफिनेशन बताई है उसी के अकॉर्डिंग बताना। तो देखो, यहां पर जो चीनी थी वो क्या है? वो आपका अजैविक घटक है, वो अबायोटिक कंपोनेंट है। और यहां पर जो चींटियां हैं वो आपके जैविक घटक है, बायोटिक कंपोनेंट है। और दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन चल रहा है। चींटी जो है वो चीनी को खा रही है, ठीक है, और ढेर सारी चींटियां आ रही हैं, तो इंटरेक्शन होता जा रहा है। तो यहां पर तुरंत ही आपके एक पारितंत्र का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको एक चीज और क्लियर करेगी कि जो इकोसिस्टम है, जो पारितंत्र है, वो छोटे से छोटा हो सकता है और वो बड़े से बड़ा भी हो सकता है। अगर हम पूरे अर्थ को, अपनी पृथ्वी को एक पारितंत्र की तरह देखें, तो क्या हम बोलेंगे कि एक पारितंत्र है? तो आप क्या बोलेंगे? हाँ मैम, ये एक पारितंत्र है। क्यों एक पारितंत्र है? क्योंकि इकोसिस्टम में जैविक अजैविक घटक दोनों होने चाहिए। हमारे पृथ्वी पर हम देखते हैं पहाड़ है, नदियां हैं, ठीक है, झरने हैं, हवा चल रही है, यहाँ पे जैविक घटक भी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, ठीक है, मनुष्य हैं, और ये सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक इकोसिस्टम में हो सकता है। तो परीक्षा में अगर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको दे देगा, तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि जो इकोसिस्टम है वो आपका छोटे से छोटा हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। तो आप कहेंगे हाँ, बस हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि वहां पर जैविक अजैविक घटक दोनों होने चाहिए। अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए। मैं आपसे कहूं मैंने फिर एक मुट्ठी चीनी ली, ठीक है, और अब बताओ, एक मुट्ठी चीनी है, बस यहाँ पे खाली चीनी है। चीनी में मैंने ऊपर से एक पत्थर रख दिया। अब बताओ, ये इकोसिस्टम होगा? होगा कि नहीं होगा? एक चीनी है, उसके ऊपर मैंने एक पत्थर रख दिया, 2 टॉफी रख दी, सब रख दिया, तो ये क्या एक इकोसिस्टम होगा? तो आप कहेंगे नहीं मैम, ये एक इकोसिस्टम नहीं होगा। मैं आपसे पूछूंगी क्यों नहीं होगा, बताओ। तो आप कहेंगे मैम, यहाँ पर खाली चीनी है, टॉफी है, ईंटें हैं, मतलब खाली अजैविक घटक है, खाली अबायोटिक कंपोनेंट है, यहाँ पर कोई बायोटिक कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैम आपने अपने हाथ में रखा है तो आप तो अजैविक, आप जैविक घटक हैं, आप बायोटिक कंपोनेंट हैं। मेरे हाथ को नहीं, एक प्लेट समझ लो, एक सरफेस समझ लो, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो, ठीक है। अब मुझे हटा दो, सोचो, ये मत सोचो कि ऐश्वर्या मैम ने अपने हाथ में रखा है। अब समझो एक सरफेस पे मैंने क्या किया, चीनी रख दी, टॉफी रख दिया, ईटा रख दिया, ठीक है, जितनी भी चीजें थी रख दिया, और पूछा ये एक इकोसिस्टम है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं मैम, ये एक इकोसिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खाली आपके अजैविक घटक हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही जैविक घटक आ जाएंगे तब ये इकोसिस्टम कहलाएगा, और दोनों के बीच में इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तब ये एक इकोसिस्टम कहलाएगा। तो दोनों ही कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? जैविक अजैविक घटक होगा और दोनों के बीच में एक प्रॉपर इंट्रैक्शन होगा, तब वो एक इकोसिस्टम कहलाएगा। क्लियर क्लास? मैंने आपको बहुत एग्जाम्पल्स के साथ समझा दिया। तो कभी भी अगर परीक्षा में पूछे कि इकोसिस्टम में खाली आपके फ्लोरा फौना होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये चीज याद रखिएगा, यहां पर हमारा दोनों घटक होते हैं, जैविक अजैविक दोनों। अभी भी कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग मुझे बताइएगा। ये चीज मैंने आपको बता दी। अब चलिए यहां पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अब यहां पर देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपने इन्वायरमेंट समझा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैंने आपको क्या बताया, जो भी चीज आपको एक समय पे घेरी हुई है वो आपके इन्वायरमेंट है। यहाँ पर जैविक अजैविक घटक दोनों होंगे, लेकिन इंटरेक्शन की बात हम उतना नहीं कर रहे हैं। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनमें इंटरेक्शन होता रहता है। ये चीज याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी की बात अगर हम कर रहे हैं क्लास, तो देखिए ये आपके एक टर्म से बना है, ओक्योस से, जिसका कि मतलब क्या होता है, होम और अ प्लेस टू लिव, ठीक है, होम और अ प्लेस टू लिव। और दूसरा शब्द जो है वो लोगोस है। लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। देखो इकोलॉजी, ठीक है, ये इकोलॉजी है। तो यहां पर जो शब्द ये LOGOS, लोगोस, ठीक है,
इस शब्द से लॉजी बना है। तो यहाँ पर लोगोस मतलब क्या होता है? स्टडी। तो हम किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं। तो इकोलॉजी में हम किस चीज की स्टडी करेंगे? हम इकोसिस्टम की स्टडी करेंगे। यही तो मतलब हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी of the relationship of the living organism with each other and with their environment। क्या मिला आपको? अभी जो मैंने इकोसिस्टम की आपको डेफिनेशन दी है कि इकोसिस्टम इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट एज वेल एज बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑल्सो। ठीक है, ये भी है कि अब मैं और आप सब मतलब एक साथ सब इंटरेक्ट करें, सबके बीच में एक इंटरेक्शन चल रहा है, तो वो आपका इकोसिस्टम हो गया। और इसी की स्टडी को हम क्या कह रहे हैं? इसी की स्टडी को हम इकोलॉजी कह रहे हैं, एकदम सिंपल शब्दों में। तो वही चीज लिखिए, इकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट। क्लियर हो गई ये चीज क्लास? चलिए अब देखिए प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरीके से बनता है। एक मैंने आपको बता दिया इन्वायरमेंट क्या है, डायरेक्टली आपको दे देगा कि इन्वायरमेंट में खाली आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, फिर दूसरा दे देगा लिविंग नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म आएंगे, या फिर दो तीन चीजें ऐसे आपको दे देगा तो आप टिक लगा लेंगे। इकोसिस्टम भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए जो इकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न बनता है वो क्या बनता है कि इकोलॉजी जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया है, सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। तो आप याद रखेंगे 1866 में अर्नेस्ट हैकेल द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। अगर पास्ट ईयर का पेपर आप देखेंगे तो सीधे नाम दिया गया था अर्नेस्ट हैकेल का, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और इसको सबसे पहली बार प्रथम बार 1866 में इनके द्वारा प्रयोग में लाया गया था। यहाँ पर इनकी बुक का भी नाम आप याद रखिएगा कि कहाँ पर इन्होंने इस टर्म को मेंशन किया था। तो यहाँ पर देखिए अगर आप जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म मैन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मैन, ये याद रखिएगा। तो ये पॉइंट 1866 अर्नेस्ट हैकेल और इनकी बुक का नाम, ये तीनों पॉइंट आप एक जगह जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। ठीक है क्लास, तो अब आपको चीजें क्लियर होगी। तीन चीजें मैंने बता दिया आपको, इन्वायरमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है और इकोलॉजी क्या है। अभी इकोसिस्टम को हम और अच्छे से भी डिफाइन करेंगे क्योंकि आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। इतनी चीजें क्लियर है। यहाँ पर इकोलॉजी में आप याद रखेंगे अर्नेस्ट हैकेल का नाम 1866 और इनके बुक का नाम। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये देखिए कुछ और टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये बहुत ही अच्छी पिक्चर है, अगर आप उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। वैसे मैंने आपको समझाने के लिए एक और पिक्चर भी रखी है, लेकिन पहले हम इस पिक्चर के द्वारा इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, इंडिविजुअल कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं ऑर्गेनिज्म दिया रहता है। ठीक है, प्रजातियों की बात हम कर रहे हैं, प्रजाति की बात हम कर रहे हैं। अगर मैं मछली को लूं तो ये एक तरीके की प्रजाति है, मैं कह देती हूं। ठीक है, अब मैं इसी मछली के कई ढेर सारे मछलियों को एक साथ ले रही हूं, तो इसके लिए हमने टर्म जो है वो पॉपुलेशन यूज किया है। अब जो सबसे आसान तरीका समझाने का होता है पॉपुलेशन का, वो हमारे और आपके एग्जाम्पल से समझाने का होता है। आप सभी लोग अपने परीक्षा के लिए सेंसस 2011 पढ़ते होंगे। ठीक है, पढ़ते हैं ना 2011 का सेंसस। तो उसमें आप देखते होंगे कि हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, हम जनसंख्या की बात करते हैं। तो ये बताओ जब हम जनसंख्या कैलकुलेट करते हैं तो खाली उसमें हम अपने और आपकी बात करते हैं, मतलब आपके यहाँ कितने आदमी हैं, कितने औरत हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी बात करते हैं, कि हम ये भी देखते हैं कि कितने कुत्ते हैं, कितने गायें हैं, या कितनी भैंसें हैं, या कितनी बकरियां हैं। बताओ जनसंख्या में किसको देखते हो? बस कितने मनुष्य हैं ना, बस यही देखते हो ना। तो हम क्या देखते हैं, पॉपुलेशन की बात जब भी हम करते हैं तो वहां पर एक ही प्रकार की प्रजाति की बात हम करते हैं। जैसे अगर हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, हम सेंसस 2011 को पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपके घर में कितने मनुष्य हैं, बस उन्हीं को देखा जाएगा। औरत, आदमी, बच्चे, यही देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कितने कुत्ते हैं, कितनी भेड़ियाँ, बकरियां हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं, या गाय हैं, ये सब नहीं देखा जाएगा। ठीक है, उनका अलग
कैलकुलेट होता है, आपका अलग होगा। तो हमेशा जो पॉपुलेशन होता है ना वो एक स्पेसिफिक प्रजातियों के लिए ही कैलकुलेट होता है, ये चीज याद रखिएगा। जनसंख्या की बात, इट इंक्लूड्स ऑल द पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक, ये तो दूसरी, ये तो कम्युनिटी को डिफाइन किया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जनसंख्या समझ गए ना आप, तो जनसंख्या में हम एक ही तरीके के मनुष्यों की जनसंख्या निकालेंगे तो खाली मनुष्यों की, ठीक है। इसी तरीके से हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो खाली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन की बात करेंगे, फिशेस की बात करेंगे। फिर इसके बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी क्या है? अब देखिए कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर एक एक्वेटिक सिस्टम लिया है, एक जलीय पारितंत्र लिया है। अब जलीय पारितंत्र में खाली में, ध्यान से सुनिएगा क्लास, जलीय पारितंत्र में खाली मैं बायोटिक कंपोनेंट्स को देख रही हूँ, जो जैविक घटक हैं खाली उनको देख रही हूँ। जैसे एक जलीय पारितंत्र है, एक नदी है, तो उसमें केकड़ा भी है, उसमें मछली भी है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हैं, पादप भी हैं, तो मैं उनको देख रही हूँ। तो एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम में जितने भी आपके जैविक कंपोनेंट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे उस जगह की कम्युनिटी कहलाएंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ समझ में आया। अब देखो कम्युनिटी मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर जब हम अपने पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन में जब हम सेंसस की बात करते हैं, सेंसस में पॉपुलेशन की, तो इसमें हम कम्युनिटी, हम देखते हैं ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब की कितनी जनसंख्या है, या ये सब चीज़ें देखते हैं ना, तो हम सब देख रहे हैं। इसी तरीके से जब हम जलीय पारितंत्र में देख रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी आपके जो बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं हम उनको देख रहे हैं। ये चीज़ क्लियर है ना? तो आप समझ में आया। जब भी हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे तो सिंपल एक मछली है, जब हम ढेर सारी मछलियों को एक साथ देखेंगे तो हम उसको एज अ पॉपुलेशन की तरह, पॉपुलेशन ऑफ फिशेस की बात करेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ फिशेस मतलब कितनी मछलियां हैं, ये चीज समझ में आ रहा है। फिर हम जब कम्युनिटी की बात करेंगे तो हम एक ही तंत्र में, हमने एक ही जलीय तंत्र में जितने भी आपके लिविंग कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्टोपस है, मछली है, एक ब्लू मछली दिख रही है, एक ऑरेंज मछली दिख रही है, केकड़ा दिख रहा है, ग्रासेस दिख रही हैं, ये सब उस जगह की कम्युनिटी है। तो देखिए क्या लिखा है, कम्युनिटी समुदाय, इट इंक्लूड्स ऑल द पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक एरिया एट अ गिवन टाइम। हम एक स्पेसिफिक एरिया को ले रहे हैं, एक स्पेसिफिक जगह को ले रहे हैं, और वहां पर जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है एट अ गिवन टाइम हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अ कम्युनिटी इंक्लूड द पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज हैं यहाँ पर, ठीक है। पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज को ही हम लेंगे। फिर इकोसिस्टम। अब जैसे इकोसिस्टम आया तुरंत दिमाग में आना चाहिए मैम यहाँ पे जैविक और अजैविक घटक दोनों होंगे और दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो देखो यहाँ पर खाली हमने जैविक घटक को लिया था, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिया था। जैसे ही इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने इनके पानी, पत्थर सबके साथ रख दिया तो ये आपका इकोसिस्टम में हो गया। दिखा आपको, यहाँ पे पानी भी आ गया, यहाँ पे पत्थर भी आ गया, तो ये क्या आ गया, अजैविक घटक आ गया, तुरंत आपका इकोसिस्टम हो गया। क्लियर हो गई? बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपकी। अच्छे लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते इन सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज में, ठीक है। वो मैं आपको बता रही हूं, एकदम ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, एग्जाम्पल के माध्यम से कभी नहीं भूलेगा। फिर बायोम की अगर हम बात करते हैं तो बायोम देखिए एक पर्टिकुलर टाइप का, हम जब इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, यहां पर आप देखिए, इज अ सेट ऑफ इकोसिस्टम शेयरिंग अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक विद देयर बायोटिक फैक्टर्स अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। हम एक पर्टिकुलर टाइप के इकोसिस्टम की और उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी बायोम इसके माध्यम से। आप देखिएगा यहां पर अभी हम देखिए, बायोम को जब भी हम निर्धारित करते हैं ना तो कुछ आपके फैक्टर्स होते हैं, जैसे कहीं की क्लाइमेट कैसी है, इसके बेसिस पे हम बायोम की बात करते हैं। कहीं पर बहुत ठंडा है, टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, तो वहाँ का बायोम आपका कोल्ड होगा, ठंडा होगा वहाँ का। कहीं पे एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई कहीं पर होगी तो आपको पता है ऊंचाई के साथ ठंडक बढ़ेगी, ये चीज़ पता है आपको। सॉइल कैसा है, मिट्टी कैसी है वहाँ की, उसके अकॉर्डिंग उसका बायोम। कहीं पे आपका डेजर्ट होगा, कहीं पे ग्रासलैंड होगा, कहीं पे फॉरेस्ट होगा, ठीक है। फिर जियोग्राफी के बारे में, ठीक है, कोई आपका अगर हम जियोग्राफी देखें तो ये सब तो उसी का हिस्सा आपका हो जाएगा ना, कि एल्टीट्यूड कितना है, सॉइल कितना है, ओशियन के बगल में है कि लैंडलॉक्ड है, ये सब उसकी जियोग्राफी के अकॉर्डिंग हो गया। प्रेशर वहां पर कितना है, मिनरल्स कैसे हैं, तो ये सब किसी चीज के बायोम को डिफाइन करते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बायोम इज अ जियोग्राफिक रीजन कैरेक्टरिस्टिक बाय इट्स क्लाइमेट। यहां पर देखिए क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड एनिमल टाइप।
जैसे डेजर्ट में अगर हम करेंगे तो वहां पे बालू है हर जगह, ठीक है, बालू है, थोड़ा सा ग्रासेस आपको मिल जाएंगे, कैक्टस मिलेंगे, कांटेदार पेड़ मिलेंगे, जानवर कैसे मिलेंगे, कैमल मिलेगा ना। तो ये क्या है, ये आपका डेजर्ट की कैरेक्टरिस्टिक है। हम अगर फॉरेस्ट की बात करेंगे तो फॉरेस्ट भी कई तरीके का होता है, आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें अभी बायोम वाला हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, स्थलीय पारितंत्र, तो वहां पर मैं आपको सब चीज बताऊंगी बायोम से रिलेटेड। यहाँ पर लेकिन एक बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। जब भी हम बायोम की बात करते हैं तो वो मेनली कैरेक्टराइज होता है बाय इट्स क्लाइमेट, वेजिटेशन, प्रेशर, ठीक है, कि वहां की सॉइल कैसी है, सब चीज इसको डिफाइन करता है। अब जहां पर आपके ग्रासलैंड होंगे तो वहां पर कुछ ऐसा दिखेगा, टुंड्रा रीजन में जहां पर बहुत ठंडक होगी, बर्फ होगी, वहां पे जो जानवर आपको मिलेंगे वो उनका कैसे, उनकी खाल मोटी होगी, ठीक है, फेदर्स होंगे बहुत ज्यादा, तो ठंडक से बचाने के लिए उनको, ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पर देखिए ये बायोम हो गया। बायोम क्या है, इज एन इकोसिस्टम शेयरिंग द सिंपल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जितने भी आपके अगर जलीय पारितंत्र की बात कर रहे हैं जिनका की सेम तरीके के कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके एक बायोम का हिस्सा होंगे, सेम टाइप ऑफ बायोम का, ठीक है। अब बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है क्लास बताइए। बायोस्फीयर में आपका अगर हम पूरे अर्थ को देखें तो यहाँ पर आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, सब एटमॉस्फेयर सब मिला के बायोस्फीयर बनाता है। बायो जहां पर भी लगा वहां पर जीवन आ गया। बायो मतलब क्या है, जीवन, ठीक है। तो बायोस्फीयर वी कंसिडर ऑल द डिफरेंट बायोम्स, जिसमें कि जितने भी आपके इकोसिस्टम है, बायोम्स है, एटमॉस्फेयर, सब यहाँ पर अगर आप देखिए क्लास इस चीज को देखो, मैंने आपके लिए, हाँ ये देखिए, ये क्या है, ये आपका बायोस्फीयर जिसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर सब आ जा रहा है। तो यहाँ पर जब हम हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो जितना भी आपका जलीय पारितंत्र है वो हाइड्रोस्फीयर का ही तो हिस्सा है, क्लियर है ना। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर से रिलेटेड चीजें, जहां पे जलीय पारितंत्र, तो सारे जलीय पारितंत्र आपके हाइड्रोस्फीयर के ही तो हिस्से हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं तो जितने भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हैं, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो टुंड्रा रीजन हो, सब आपके लिथोस्फीयर के में ही तो आएंगे ये सारे इकोसिस्टम। और एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो पूरा वातावरण, यहाँ पे किस तरीके की हवा है, क्या है, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, तो ये सब चीजें आपका जब एक साथ इंट्रैक्शन होता रहता है तो धरती पर एक जीवन बनता है। और ये जीवन किसका हिस्सा है, बायोस्फीयर का हिस्सा है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां पर आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अब परीक्षा में आपसे अगर प्रश्न बनेगा तो किस तरीके से बन सकता है कि इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर को आपको अरेंज करना है कि इसमें से सबसे बड़ा क्या है, ठीक है। तो इंडिविजुअल आपको पता है, पॉपुलेशन होगा, फिर उसके बाद कम्युनिटी, मतलब एक इंडिविजुअल मिलकर पॉपुलेशन बनाएगी, ठीक है। फिर पॉपुलेशन कई जब एक साथ होंगे तो एक कम्युनिटी उससे बड़ा दायरा है, फिर कम्युनिटी से बड़ा दायरा आपका इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम से बड़ा दायरा बायोम है, ठीक है, और बायोम से बड़ा दायरा आपका बायोस्फीयर है। ये चीज क्लियर हो गई। अब क्लियर हुई ना, ये चीज हो गई होगी क्लियर। अब यहां पर देखो, अगर बायोम की बात कर रहे हैं, फिर मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का आपका बायोम हो गया, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको दिखेगा कि यहाँ पर खूब बड़े बड़े पेड़ हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, हर तरीके के पेड़ हैं, एकदम घने पेड़ हैं। तो यहाँ पर आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दिखेगा जब हम पेड़ों की बात करेंगे, ठीक है। पेड़ों पे जो जानवर रह रहे हैं उनकी बात करेंगे तो वो पेड़, पौधे, पत्थर, इन सब की बात करेंगे। तो ये क्या हो गया, स्थलीय पारितंत्र हो गया। उसी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको एक नदी दिखेगी बहती हुई, तो वो आपका जलीय पारितंत्र हो गया। तो एक बायोम में आपके जलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र, सारे तरीके के पारितंत्र मौजूद है ना। तो वही एक इकोसिस्टम मिलकर, मतलब कई इकोसिस्टम मिलकर आपका बायोम बनाते हैं। और सारे बायोम्स को, मतलब सारे तरीके के जंगल, चाहे वो ट्रॉपिकल हो, चाहे वो डेसिडुअस हो, पर्णपाती हो, ठीक है, चाहे वो आपके टुंड्रा रीजन हो, सबको एक साथ जब रख दोगे आप तो वो बायोस्फीयर में आएगा। पूरा जीवन, जहां जहां जीवन है वो सब आपके बायोस्फीयर का हिस्सा है। तो इन सब में सबसे बड़ा जो वास्ट टर्म है वो है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब कहीं पर भी जीवन, वो बायोस्फीयर। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास। चलिए, आशा करती हूं आपको क्लियर हो गई हो। तो
तो यहाँ पर देख लीजिए, जब यहाँ पर एक आपको रेनडियर दिख रहा है तो इंडिविजुअल है, जब कई ग्रुप में खड़े हैं तो वो पॉपुलेशन है, ठीक है। और जब हम पूरे जंगल में और भी जानवरों को एक साथ ले रहे हैं तो वो आपकी कम्युनिटी हो गई, ठीक है। जब हम पेड़ पौधे जानवर जैविक अजैविक घटक सबको एक साथ ले रहे हैं तो वो इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। और जब हम कई इकोसिस्टम को एक साथ ले रहे हैं तो वो बायोम हो गया। और जब हम पूरे अर्थ पे जितना भी जीवन है हम सबको एक साथ ले रहे हैं तो वो हमारा बायोस्फीयर हो गया। ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। यहाँ पर देख लीजिए बायोम के एग्जाम्पल हैं, जैसे डेजर्ट, फॉरेस्ट, मैराइन, फ्रेश वाटर, टुंड्रा, ग्रासलैंड। इकोसिस्टम बताया मैंने आपको। अब इकोसिस्टम में देखिए हम जैविक घटक की बात करते हैं और अजैविक घटक की बात करते हैं, ये चीज क्लियर है। जैविक घटक को भी हम क्लासिफाई करते हैं आपका किसमें, प्रोड्यूसर्स में, कंज्यूमर्स में, ठीक है। फिर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को भी हम क्लासिफाई करते हैं फर्दर, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरीके से अबायोटिक कंपोनेंट्स को भी हम क्लासिफाई करते हैं। पहले हम एक बार देखते हुए चलते हैं एक एक चीजों को। ये पारितंत्र मैंने आपको बता दिया कि पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम, एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर, अणु जीव शामिल हैं जो कि अपने अजैव पर्यावरण अबायोटिक कंपोनेंट के साथ अंतरक्रिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये क्या है, अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, ठीक है। ये बोथ इंटरैक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जैविक घटक और अजैविक घटक मैंने आपको बता दिया है। यहां पर देख लीजिए, इकोसिस्टम को हमने जैविक और अजैविक घटक में क्लासिफाई कर दिया। जैविक घटक में आपके प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, कंज्यूमर्स आ जाएंगे और डिकम्पोजर्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको समझेंगे, इसको बहुत ही अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे जब मैं आपको फूड चेन, फूड वेब ये सब पढ़ाऊंगी। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको क्लासिफाई करेंगे हम, प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को। अब देखिए कंज्यूमर्स को भी हम जब क्लासिफाई करते हैं तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक की बात हम करते हैं। और इसी तरीके से बायोटिक कंपोनेंट में एयर हो गया, वाटर हो गया, स्टोन हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, सब हो गया। ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए, यहां पर देखिए बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर्स कौन है। अब जब यहां पर आ गया है तो मैं आपको बता दूं, वैसे मैं आपको फूड चेन में बताने वाली थी लेकिन अभी बता देती हूँ। प्रोड्यूसर्स पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बना रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूसर्स कौन है, जो अपना भोजन खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है। सूर्य की किरणें मिलती है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ये अपने भोजन को खुद बनाते हैं। अब आपसे कोई कहे कि आपकी मम्मी प्रोड्यूसर है तो आप कह दोगे हाँ मुझे तो मेरी मम्मी खाना बना के खिलाती है। नहीं, वो प्रोड्यूसर्स नहीं है। अगर हम एनवायरनमेंट के टर्म्स में देखें, साइंस के टर्म्स में देखें तो मम्मी लोग प्रोड्यूसर्स नहीं है। वो पेड़ पौधों को या फिर साग सब्जी को पका के बना रही है ना, उन्होंने थोड़े खुद बनाया है। तो प्रोड्यूसर्स में खाली वही आते हैं जैसे जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन को बना रहे हैं, मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स हो गए आपके, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो गए जो पानी के अंदर छोटे छोटे रहते हैं, जो भी अपना भोजन खुद बना रहा है वो आपका प्रोड्यूसर्स होगा। ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूसर्स नहीं है, हम आप प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हम क्या खाते हैं, हम पेड़ पौधों को खाते हैं, हम फलों को खाते हैं, हम जीव जंतु, अगर हम क्या हैं, हम अगर कार्निवोरस नहीं हैं, ठीक है, हम ओमनीवोरस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम खाली मीट मछली ही खाते हैं, हम पेड़ पौधे भी खाते हैं, तो वो चीज़ दूसरी है। यहाँ पर याद रखिएगा हम क्या हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। हम दूसरी चीज़ों को मतलब ऑर्गेनिज्म को खाते हैं तो हम कंज्यूमर्स में आ गए। डिकम्पोजर की अगर हम बात करेंगे, अब घटक की हम बात करेंगे तो ये क्या करते हैं, ये डेड मटेरियल्स को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम मोटे मोटे तौर पर बायोटिक कंपोनेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अभी हम इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे जब हम फूड चेन की बात करेंगे, तो ये चीज याद रखिएगा। बस कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा अगर परीक्षा में आपको दे दे कि ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोड्यूसर्स, नहीं, ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं जो अपने भोजन को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, जो अपना खुद भोजन बनाते हैं, उन्हीं को हम खाली प्रोड्यूसर्स में रखते हैं, हम लोग कंज्यूमर्स हैं, ठीक है।
कंज्यूमर्स को फर्दर क्लासिफाई हम करते हैं अभी यहाँ पर, जैसे हर्बीवोरस होता है, ओमनीवोरस होता है, ठीक है, फिर उस कार्निवोरस होता है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टर्शरी कंज्यूमर होता है, तो फर्दर क्लासिफाई करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए अजैविक घटक। अजैविक घटक आपका क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है। नॉन लिविंग कंपोनेंट को और फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम ओडम की बात करें तो ओडम ने 1971 में जो अजैविक घटक थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला आपका अकार्बनिक पदार्थ थे जिनको कि हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। दूसरा आपका कार्बनिक पदार्थ थे जिसको कि हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। और तीसरा आपका जलवायु पदार्थ थे। तो ये आपका क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स लिख लो या फैक्टर्स लिख लो, इसके बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आपका एयर आ गया, वाटर आ गया, उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इनऑर्गेनिक पदार्थ को, जो कि आपके अजैविक घटक में का ही हिस्सा है। इसमें जिसमें भी अगर हम बात करें इसके अंतर्गत आपके खनिज आते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके इनऑर्गेनिक अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। इनऑर्गेनिक अबायोटिक कंपोनेंट्स है, लिविंग तो है नहीं, अजैविक ही है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रेट, ये सब, तो ये सब आपका क्या हो गया? ये सब आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। तो इसके अंतर्गत परम आवश्यक खनिज जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लवण जैसे फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट तथा गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि शामिल हैं, ठीक है। ये जो है ये सब क्या है? ये आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए दूसरा देखते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में अगर हम देखेंगे तो इसको हम कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। मेनली मुख्यतः हम इनको 3 श्रेणियों में बांटते हैं। देखिए क्लास, ये मैंने आपको ना बहुत ही मतलब मैं आपको बता रही हूं कि ये सब चीजें उतना आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगी जितना मैं आपको क्लासिफाई करके यहाँ पर बता रही हूँ। क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे कि जब हम पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैविक अजैविक घटक बता के कि एक में जीवन है एक में जीवन नहीं है करके हम लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा समय लेके आपको अजैविक घटक को भी कितनी तरीके से ओडम ने क्लासिफाई किया है वो बता दूँ। हो सकता है कभी परीक्षा में आपसे पूछ ले तो आप अगर ये सब चीज़ें लिखेंगे तो आपका आंसर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, इंप्रेसिव लगेगा। और अगर प्रीलिम्स में पूछ लिया तो आप आराम से बता लेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ये सब आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आ गए, ठीक है। अबायोटिक कंपोनेंट में, ऑर्गेनिक कंपोनेंट में 3 श्रेणी में, प्रथम श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन आते हैं, लिपिड्स आते हैं, ठीक है। जितने भी कार्बनिक चीजें होती हैं, ठीक है, यौगिक होते हैं, ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब आपके इसके पहली श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तथा इनके अपघटन से जो भी उत्पन्न पदार्थ है जैसे यूरिया, ये भी इसी में आता है, ठीक है। ह्यूमस, ये सब क्या है? ये सब प्रथम श्रेणी में आते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, कार्बन इसमें प्रेजेंट है, ये चीज क्लियर है। फिर जब हम बात करते हैं दूसरी श्रेणी में तो इसमें कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ की बात हो रही, कार्बनिक पदार्थ की, यहाँ पे याद रखिएगा, जिसमें केवल जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जैसे एटीपी की बात करें तो ये दूसरी श्रेणी का हो गया। और तीसरी श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें उपयुक्त दोनों के बीच में एक कड़ी मानी जा सकती है, जैसे पर्णहरित एवं डीएनए इस श्रेणी में आता है, ठीक है। अगर पेपर बहुत ही डिफिकल्ट पूछेगा, बहुत ही डिफिकल्ट बनाएगा तो इस तरीके से पूछेगा, नहीं तो यहाँ पर इतना आपको डेप्थ में चीजें नहीं पूछेगा। ये चीज क्लियर रखेगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया, कभी परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर पूछ लिया जाए कि एटीपी की अगर हम बात करेंगे या डीएनए की हम बात करेंगे तो ये हमारा जैविक घटक होगा कि अजैविक घटक होगा, तो आप क्या बताएंगे? तो ये चीज याद रखिएगा। फिर अगला हम देखते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्लास, इसमें आपका लाइट हो गया, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स का हिस्सा होगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसके अंतर्गत वायु, प्रकाश, वर्षा, तापक्रम, आर्द्रता, ठीक है, ह्यूमिडिटी आदि भौतिक कारण सब इसी में आते हैं। तो ये सब आपके अजैविक घटक हो गए, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपको। बायोटिक कंपोनेंट हमने डिस्कस किया, जैविक घटक मैंने आपको बताया,
जब फूड चेन में आपको पढ़ाऊंगी तो इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी चीज़ों को, उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, एक एक चीज़ अच्छे से आपको एक्सप्लेन की जाएगी यहाँ पर कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो कि अपने भोजन को खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। मेनली हम इनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि जैसे हम आप कंज्यूमर हैं, हम जो चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। अब कंज्यूमर्स, हेट्रोट्रॉप्स को भी हम वेरियस उसमें डिवाइड करते हैं यहाँ पे। तो वो सब चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपके फूड चेन को। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, एनर्जी पिरामिड क्या है, ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या है, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आज की क्लास को अब हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने पूरा प्रयास किया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो, लेकिन अगर कहीं पर भी दिक्कत होगी तो आप ज़रूर बताएंगे। और जो जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, कभी कभी सुनने में वो पॉइंट्स बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब हम परीक्षा में बैठते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में, प्रेशर में, तो वही चीज़ें हमको कन्फ्यूज़ करती है। तो बेसिक चीज़ें अपनी क्लियर करते हुए चलिए क्लास। इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है एक एक पॉइंट को, कि इकोसिस्टम कितना छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है, इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, इकोलॉजी क्या है, सब में डिफरेंस क्या है, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट को हम फर्दर और कितने अच्छे तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। आज के लेक्चर में कोई भी डाउट होगा बेझिझक आप पूछिएगा। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए, आप लोग खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच क्लास। सपने ये सिर्फ आंखों में पलने वाले ख्याल नहीं होते, बल्कि हर एक सपना कहता है एक कहानी। कहानी कभी संघर्ष की तो कभी विश्वास की, और कभी उस जज्बे की जो असंभव को भी मुमकिन बना देता है। सपने वो बीज हैं जो आपकी मेहनत और विश्वास से एक दिन तब्दील हो जाते हैं एक बड़े वृक्ष में। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है? सपनों को सच करने के लिए मेहनत के साथ चाहिए सही दिशा और सही मार्गदर्शन, और यही दिशा देता है डिकोड एग्जाम। 2025 के यूपीपीसीएस हेतु डिकोड एग्जाम लेकर आया है ऑनलाइन ऑल इन वन कोर्स यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025, जिसमें शामिल है प्रीलिम्स और मेंस का स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित गुणवत्तापूर्ण एवं एग्जाम ओरिएंटेड बाइलिंगुअल नोट्स और वीडियो लेक्चर, प्रीलिम्स और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स के वीडियो लेक्चर्स, ताकि कोर्स लेने वाले किसी विद्यार्थी को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स ना पढ़ने पड़े। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज एवं आंसर राइटिंग प्रोग्राम, टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट, सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की कक्षाएं। हमारे कोर्स में मेंस परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम चाहे कुछ भी हो, उनकी पूरी फीस उन्हें उपहार स्वरूप वापस कर दी जाएगी। इंटरव्यू में असफल विद्यार्थी यदि आगे तैयारी करना चाहेंगे तो उन्हें हमारे साथ निःशुल्क तैयारी का अवसर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम संस्थान विगत वर्षों में अपने सफल कार्यकाल में 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। याद रखिएगा, जब मेहनत सही दिशा में होती है तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। यह कोर्स आपके हर कदम पर आपका साथी है, आपके सपने को सच करने के लिए। हम यहाँ हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए। यह सिर्फ कोर्स नहीं है, बल्कि आपकी उम्मीदों, आपके संघर्षों को और आपके परिवार की प्रार्थनाओं को एक आकार देने का जरिया भी है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपए निर्धारित की गई है, परंतु पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपए की विशेष छूट उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 एवं 9506742546 पर संपर्क करें।